नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने ये 7वें एपिसोड से आज जिस बीमारी का जिक्र करेंगे उसने पूरी दुनिया में लोगों को लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इसमें इसका तादाद जो है मरीज़ों की इतनी ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 38,000 के करीब लोग हैं जो कंफर्म हुए हैं कि कोविड-19 का शिकार हुए हैं। उनमें से 800 के लगभग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले तो खराज तहसीन में पेश करता हूँ अपने वो भाइयों को जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और डॉक्टर्स हैं, जो कि उन 38,000 कोविड-19 कंफर्म मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। उनमें ज़रूर एक बेचैनी है, उनके फैमिली लाइफ भी कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो जान फिशानी से अदा कर रहे हैं और हमारी हर कोशिश कर रहे हैं कि ये कोविड-19 में मुब्तला मरीज़ जो हैं मुकम्मल सेहतियाब होकर जाएँ। हुकूमत पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब इन्होंने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने हमारी आवाम में इतना शऊर पैदा कर दिया है कि आज बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग शख्स तक भी सबको पता है कि हम कोरोना वायरस या कोविड-19 से किस तरीके से बच सकते हैं और उसकी एहतियातें कि हाथों को बार बार साबुन से धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मुंह पर मास्क पहन के रखना और किसी पब्लिक गैदरिंग या मजमे में शिरकत नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोई इस वायरस का कैरियर जो शख्स आए और वो उस बीमारी को बहुत ज़्यादा सेहतमंद बंदों में फैला दे। तो आज हम अपने स्टूडियो में मेरे पैनलिस्ट बड़े मशहूर एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़फ़र शेख, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के और लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में शोबा पैथोलॉजी के सरबरा भी हैं। इनको दूसरा इनका एजाज़ ये है कि इन्होंने लाहौर में आज से कोई 30-35 साल पहले एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट सेक्टर में एक बीमारियों को तशख़ीस करने की लेबॉरेटरी कायम की थी। ये उसके बानी हैं और उसमें लैबक्स उसका नाम था, जिसमें कि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की वालदा के ब्लड टेस्ट ये करते रहे हैं। तो वो एक उसी लेगेसी को कैरी ऑन करके आज मैंने इनको इसलिए बुलाया कि ये हमें बताएंगे कि हमारी आवाम में जो एक बेचैनी होती है कि टेस्ट कराएं या ना कराएं और इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, प्राइवेट लैब हो या पब्लिक सेक्टर की लैब हो, क्या हर शख्स को ज़रूरी है कि वो कोविड-19 का टेस्ट कराए अगर उसके अहल खाना का कोई फ़र्द जो है इस बीमारी में मुब्तला हो? मेरे दूसरे मेहमान एक प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल हैं, जो कि साबका चेयरमैन हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल के और वहाँ प्रिंसिपल भी रहे और बहुत बड़ा नाम है उनका, बैनुल-अक़वामी और कौमी शोहरत याफ्ता फ़िज़िशन है। वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम में। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़फ़र शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके मुझे टेस्ट बताएं कि अगर हम किसी शख्स में इसका हमें शक है कि उसको कोरोना वायरस का हमला हुआ है, तो क्या हर शख्स को टेस्ट कराने की ज़रूरत है? और कोई सिंपल और सस्ता टेस्ट बताएं जिसके बाद हम महंगे टेस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि हर शख्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसे 7-8 हज़ार का एक PCR करवा लें और गले से वो स्पेसिमन जो लेते हैं उसको भी लेने का एक ख़ास टेक्निक होती है, उसमें भी एरर्स आ सकती हैं। तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जिस कोरोना वायरस का हम फेस कर रहे हैं वो वाकई एक पेचीदा और मौलिक बीमारी है। हमने पास्ट में भी डिफरेंट वायरस आए तो उस पर काम किया। मैं बीइंग हेमाटोलॉजिस्ट, मैं कोई रिपोर्ट नहीं देता जो CBC के बगैर हो। और आजकल के क्योंकि CBC मशीन हर एक ने रख ली हैं, हर एक लेबॉर्ट्री वाले ने रख ली हैं, लेकिन उसकी ब्लड फिल्म अक्सर नहीं बन रही। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लेबॉर्ट्रीज़ वालों को कि क्वालिफाइड टेक्नीशियन या हेमाटोलॉजिस्ट रखें। जो पब्लिक के CBC आ रहे हैं उसकी स्लाइड ज़रूर बनाएं, और जब उसकी स्लाइड बनाएंगे तो उसमें आपको डार्क कलर
जब डिफरेंशियल काउंट हो रही होगी तो वाइट सेल लिम्फोसाइट्स हैं, तो डार्क कलर के लिम्फोसाइट्स जिसमें कि अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं जो कि मेरे कैमरे की है, मेरे माइक्रोस्कोप की है, तो इसमें लिम्फोसाइट के अंदर ब्लैकिश चंक्स हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशंस। ये डीनेचर्ड प्रोटीन होती है, तो इसको लर्न करें, देखें, और सबसे पहले वो सस्पेक्टेड केस बन जाता है कि इसको वायरस है। वायरस और भी हैं गले के, लेकिन क्योंकि आजकल कोरोना जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है और हर एक को हम स्क्रीन आउट करना चाहते हैं, तो नंबर 1 तो यहाँ से शुरू हो जाए कि स्लाइड देखने से ही, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सीबीसी के अंदर स्लाइड का बनाना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है। और अगर सीबीसी के अंदर मैं इसको फ्री में करता हूँ, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ सीबीसी कई लोग लहदा चार्ज कर रहे हैं, गुजारिश है कई दिनों में लहदा चार्ज ना करें, सीबीसी के अंदर ही ब्लड फिल्म बनाएं और इसको शनाख्त करें कि इसमें वायरस की मौजूदगी है या नहीं है। क्योंकि वायरस जब एंटर होता है तो ये लिम्फोसाइट का कलर बदलता है और मोनोसाइट का भी बदल देता है, लेकिन लिम्फोसाइट ज़्यादा नंबर में होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। तो ये तो नंबर 1 स्टेप आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स में कोई भी वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, हमारे प्रोफेशनल भाई जो फैमिली फिजिशियन हैं या हमारे पेशे से मुंसलिक हमारे कोलीग्स हैं, वो सबसे पहले जो है एक सिंपल टेस्ट जिसको सीबीसी कहते हैं उसका कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही सीबीसी के साथ उसमें एक तो खुलिए जो है उनकी तादाद देख लें कितनी है, कम तो नहीं हुई, जिसमें एक लिम्फोपीनिया कहते हैं जिसको लिम्फोसाइट ख़ास खुलिए होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आपको इसका शक है तो एक फ़िल्म बना के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, और इसको नहीं देखा जा रहा क्योंकि ये बड़ा ही मेहनत तलब काम है जिसमें कि माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक खुलियों को देखना, और खून के अंदर बहुत ज़्यादा खुलिए होते हैं। आपका जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले हमारे इन लेबॉरेटरीज़ जितनी भी हैं उन्हें ब्लड की फ़िल्म बना के उसके माइक्रोस्कोप के नीचे ये ज़रूर देखें कि इसमें वायरस की इन्फेक्शन है भी कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब ये सस्पेक्टेड केस आ गया आपका, जैसे मैंने किया, ये मेरे पास कोरोना के लिए नहीं आया था, सिम्टम थे, लेकिन जब मैंने ये देखा तो उसके बाद हमने एक रैपिड टेस्ट किया। रैपिड टेस्ट नेगेटिव ये होता है सिंगल लाइन। अगर मैं कैमरे को कहूँ कि बहुत करीब से आपको दिखा दे तो ये नेगेटिव होता है। ये रैपिड टेस्ट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। इसके ऊपर जो है वो लाइंस आ जाएंगी। अगर सिंगल रेड लाइन होती है तो ये नेगेटिव होता है, और जब ये डबल आ जाती है और 3 लाइनें आ जाती हैं तो इसमें जो कोरोना का IgG IgM, पहले IgM अपीयर होता है फिर IgG, तो पेशेंट के अरसे के मुताबिक जो कितनी देर से उसको इन्फेक्शन है, तो ये दोनों लकीरें इसमें पॉजिटिव हैं। और ये मेरे ख्याल में कोई जो फेज़ है ये 17वां दिन 18वां दिन उस हिसाब से बन जाता है कि जब कोरोना उसमें आया। अब नेक्स्ट, लेकिन ये जो आपने किट्स में बताया कि लाइनों का कलर और लाइनों को चेक करना, इसमें तो कुछ अरसा दरकार होगा कि अगर किसी शख्स को वायरस का हमला हुआ है तो उसे कम से कम 2 या 3 हफ्ते चाहिए उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा हों। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज़ तो शुरू में ही पैदा हो जाती हैं, और कुछ जिस तरह IgM है जिसको कि टाइम लगेगा और 3 हफ्ते बाद पैदा होगी, फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जी, उसके लिए जो है PCR जो RNA डिटेक्शन है वो करना पड़ता है। अगर वो कैरियर जैसे वो दूसरे मुल्कों से आया है या जैसे जहाज से उतरा है, तो या जैसे सस्पेक्टेड है, तो जो पहले 2-3 दिन है उसमें जो उसके जो गले के बैक का पोर्शन है उससे एक्सक्रीशन लेके तो वो PCR किया जाता है। तो उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, तो उसमें भी RNA पॉजिटिव आ जाता है। उसमें आगे से फिर देखना पड़ता है कि फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव तो नहीं है। तो वो फेज़ वो होता है जहाँ पे PCR करना ज़रूरी होता है, सिक्रीशन से, थूक से, बलगम बैक गले से, और टेक्निकली सही तौर पर सैंपल लेना चाहिए। वो स्टेज आ गई उस पर जब वो जो है RNA बताएगा कि जो कोरोना का RNA है वो उसमें डिटेक्ट हुआ है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या ये जो थ्रोट स्वैब या कोविड स्वैब जिसको कहते हैं गले से, हर
शख्स का लेना चाहिए या सिर्फ उसका लें जिसमें कि कुछ उसकी सिम्टम्स शुरू हो जाएं, कि इंडिकेशन हो कि इसमें जो है कोविड-19 के वायरस का अटैक है और उसके जो निज़ाम तनफ़ुस है या फेफड़े हैं उसके अंदर कोई जाके वो वायरस अपनी तब्दीलियां पैदा कर रहा है, तो उसका कोविड-19 का टेस्ट उसका कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको क्या PCR कहते हैं, क्योंकि PCR की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो अफोर्डेबल नहीं है हमारे आम शहरियों के लिए। तो मैं आपको बुलाने का मकसद ये था इस प्रोग्राम में, और आप माशाल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस एक रिनाउंड हेमेटोलॉजिस्ट हैं, और आपने डेंगू की वबा के दौरान भी बहुत अच्छी एक SOPs पेश की थी, जिसमें कि बाद में देखा गया कि जो आपकी रिकमेंडेशन थी उससे हमारे जो लोगों की जानें थीं उनकी हिफाजत हुई और सेहतयाब हुए। तो इसी तरह का कोई ये सिंपल टेस्ट आपने बताया कि सबसे पहले ब्लड का टेस्ट किया जाए और फिर एक ब्लड फिल्म बनाई जाए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए और फिर हम आगे प्रोसीड करें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस बंदे को सिम्टम हो, जी हाँ, जैसे बुखार है, आप देखेंगे कि जो थर्मोगन है, थर्मल गन है, तो वो हर एक पे लगाई जा रही है। तो ये भी कोई डेफिनेट तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत से एलिमेंट उसमें ऐसे हैं कि अगर आपका AC लगा हुआ है या आपका फ़ैन लगा हुआ है और आप कितना बॉडी के करीब हैं, तो वो रीडिंग कोई सही रीडिंग नहीं होती। लेकिन उसके साथ बुखार का थर्मामीटर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। उसके साथ उसके सिम्टम होते हैं, गले में खराश है, उसको फीलिंग है कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसमें गले में सोजिश है, खांसी शुरू हो गई है, तो फिर उन लोगों का करा लेना चाहिए PCR, और वो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हर एक के लिए ज़रूरी मेरे ख्याल में नहीं होता, और उसके इंटरप्रिटेशन और जो नमूना है लेने का, उसमें इतनी सी वेरिएशन है, और शुरू में इतने फॉल्स पॉजिटिव भी आए, फॉल्स नेगेटिव भी आए, यानी जो कि पॉजिटिव नहीं थे पॉजिटिव बताएंगे, और जो उस तरह वाइस वर्सा जो नहीं थे उसको कराएगा। और वो ज़्यादा डेंजरस है। आप ज़रूर मुत्तफिक होंगे मुझसे कि अगर किसी का फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाता है कि उसमें कोरोना वायरस नहीं है, तो वो तो फिर अपने फैमिली मेंबर्स में बैठेगा और बाहर भी जाएगा और ये एहतियातें नहीं करेगा। वो उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी कि जी मेरा तो टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें भी फ्लॉज हो सकता है, लेबॉरेटरी एरर हो सकती है, टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इसके बावजूद कि उसको वायरस का हमला हो चुका है। तो ऐसे शख्स को जिसको थोड़ा सा भी शक है, जिसमें सिम्टम शुरू हुई हैं, और वो इब्तदाई मराहिल में तो ये कोरोना वायरस जो है वो गले में दर्द होता है, हल्की सी खांसी होती है, बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, लेकिन वो मौलिक सिचुएशन तो उस वक्त आती है जबकि उसको सांस में घुटन पैदा हो जाए। तो शुरू के अवाइल जो मरहला है उसमें तो इनको चाहिए कि घर पे फुल क्वारंटीन में वो रहें, और जो सेहतमंद लोग हैं उन्हें तो ये वायरस की इन्फेक्शन जो है इतना मुज़र असरात नहीं करेगी और मुकम्मल तौर पे उन्हें सेहतयाबी हो सकती है। सिर्फ हमारे उम्र रसीदा लोग या वो ऐसे लोग जो कि ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या जिनको पहले ही दमे की शिकायत है, या दिल की बीमारियां हैं, या कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिससे कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनमें ये वायरस जो है मौलिक साबित हो सकता है, हर शख्स में नहीं हो सकता। मैं फिर वहीं से आ जाऊंगा कि नंबर 1 पे PCR हो गया अगर वो शक वाला पेशेंट है जिसके सिम्टम है। नंबर 2 ब्लड फिल्म पे आ गया मैं, जिससे यहाँ से डिटेक्शन हो जाएगी कि इस पेशेंट को वायरस है। अभी तक हमें ये नहीं पता कौन सा वायरस है, लेकिन इसकी शको शुबात जो मैंने 2-3 केस में देख ली है, इसमें काले रंग के इसमें धब्बे जो आएंगे, बड़े बड़े चंक्स ऑफ क्रोमेटिन, तो ये कोरोना की स्पेसिफिक लगता है। अगला टेस्ट हमने किया रैपिड टेस्ट, जो कि सस्ता है, ये मेरा ख्याल है 1500-2000 के अंदर अंदर लोग कर देते हैं, और इससे पता चला कि यस है। लेकिन अगला स्टेप जो फिर बड़ा ज़रूरी है, इसको भी कंफर्म करने के लिए, क्योंकि शुरू में आप देखेंगे कि बहुत सारी रैपिड टेस्ट आ गए थे मार्केट में, जिससे फॉल्स पॉजिटिव आना शुरू हो गए और फॉल्स नेगेटिव आना शुरू हो गए, तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं थे। तो हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया जो हमें भी रिसीव हुआ
कि इस पे रिलाय ना किया जाए और पीसीआर के ज़रिए ही काम किया जाए, लेकिन इसकी अफादियत मैं बताऊंगा क्या है, और इसके साथ ही अगला स्टेप बताऊंगा कि ये जब रैपिड टेस्ट हुआ तो साथ ही फिर अलाइजा किट्स भी आ गई, हमने इंपोर्ट किए हैं, अलाइजा किट्स इंपोर्ट किए हैं जिसके ऊपर कंफर्मेशन है और बाकायदा उसकी क्वांटिटी बताई जाएगी। ये है क्वालिटेटिव, यानी इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आईजीजी आईजीएम प्रेजेंट हैं, लेकिन हम कितनी मैग्नीट्यूड है, कितना ज़्यादा वायरस लोड है, कितना उस शख्स में गया है, और इन रिएक्शन टू दी कोरोना वायरस, उस कोरोना वायरस की वजह से आईजीजी आईजीएम कितनी तादाद में है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए हम अलाइजा टेक्निक पे कर रहे हैं। और वो जो हमारे पॉजिटिव केस आए थे उसने अलाइजा ने परफेक्टली बताया कि इसका लोड इतना है। तो ये सारे सीरियल ऑफ इवेंट्स हैं। और फिर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, ऑल डॉक्टर्स, मेरे जो लिसनर हैं, डॉक्टर्स हैं, पब्लिक है, लेबॉर्ट्रीज वाले हैं, और जो लोग इस वक्त आगे का सोच रहे हैं, क्योंकि जब ये कोरोना है तो इसकी आगे वैक्सीन भी आनी है और इसको हमने तैयार करना है और उसको हमने ट्रीट भी करना है, और फिर वैक्सीन में देखना है कि जिस बंदे की वैक्सीन ली जा रही है, मसलन अभी मेरे पास जो पॉजिटिव आया है ये पोटेंशियल डोनर है कल का, और इसके ब्लड में ये होगा, ये पूरा इसमें पाया जाएगा, तो ये इस काबिल है कि किसी की मदद कर सके। अगर वो पहले का जो शुरू में पीसीआर हुए और जिसमें उसको हुआ ही नहीं लेकिन कहा गया है, उसका प्लाज्मा हमने नहीं देना, वो उल्टा नुकसान कर सकता है। उस एक्सरसाइज का फ़ायदा कोई नहीं कि एक दूसरे के प्रोटीन उठा के आप किसी दूसरे शख्स में दे दें, जबकि देने वाला जो है उसमें कोरोना की जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो हम दे ही नहीं दे। इसका डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं कि हम अपनी सोसाइटी में किन अशख़ास ऐसे हों जिनको कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस का हमला हुआ है, कि उनके पीसीआर करना शुरू कर दें। अगर एक किसी घर में 10 अफराद हैं और उनमें से किसी एक में सिम्टम शुरू हो गई हैं और वो अपना टेस्ट करा लेता है और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या घर के सारे 9 फर्द जो बाकी के हैं उन्हें भी ये करवा लेना चाहिए? इससे तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है और हुकूमत को भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो टॉलरेट करना पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि जिनको सिम्टम्स इस तरह की आ जाएं कि जब उनके सांस में दुश्वारी पेश होनी शुरू हो जाए, या उनको बहुत ज़्यादा खांसी, या उनके एक्सरे के ऊपर कोई ऐसा एविडेंस आ जाए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम क्वारंटीन में रखें हर उस शख्स को जिसमें कि हमें थोड़ा सा भी शक है कि इसको कोरोना वायरस, और क्वारंटीन वाले जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या जिनका एक्सपोयर हुआ है किसी, या हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं जिनमें के मामूली सा भी हमें अगर शक पड़ता है तो उनका तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको क्वारंटीन में रख दें। हर शख्स को कोविड-19 रज़ा कराना तौर पे भी लोग जा रहे हैं कि जी हमारा कोविड-19 या खांसी किसी और वजह से है, फिर वो जाके टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं लेबॉर्ट्री में, क्योंकि एक बेचैनी है कौम में इस बीमारी के बारे में, जो कि आप अच्छी तरह एक्सपर्ट हैं, बता सकते हैं कि ये बीमारी मौलिक साबित नहीं हो सकती हर शख्स में। सिर्फ चंद लोग हैं जिनमें 10 से 20% लोग होते हैं जिनमें कि इस बीमारी का बड़ा शदीद हमला होता है और उसका फेफड़ों पे बड़ा शदीद असर पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपसे पूछने का कि आपने बड़ा अच्छा बताया है कि ब्लड के टेस्ट पहले किए जाएं सिंपल, और क्वारंटीन साथ ही शुरू कर दी जाए उस शख्स की, और पीसीआर उस वक्त किया जाए जबकि आप उसका या तो कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या उसको आप स्पेशल आइसोलेशन सेंटर में या ऐसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं कि जहां उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो आपका पहला पार्ट था आपके सवाल का वो ये था कि अगर एक फैमिली में एक बंदे को हो गया है और दूसरों को क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा कि इमीडिएट जो आपके करीब 3 लेबॉर्ट्री अथेंटिकेटेड है उसको आप ब्लड फिल्म का कहें कि मेरे सीबीसी कर रहे हो, मेरी ब्लड फिल्म दें, और अगर हमारे तक पहुँचता है तो हम यही कर रहे हैं कि उसी फैमिली के बाकी लोगों की ब्लड फिल्म से देखते हैं कि इसमें वायरस की मौजूदगी है या नहीं। दूसरा पार्ट
कि अभी सिम्टम शुरू हुए हैं तो उसको क्वारंटीन में जाना चाहिए। और अपने घर में ऐसा माहौल, अभी तक आपको डेफिनेटली नॉलेज आ गई होगी क्वारंटीन का मतलब क्या है और कितने दिन आप दूसरों से अलहदा रहें। और मीनवाइल अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं ब्लड का, तो जब हम देखते हैं कि इसकी फिल्म में कुछ है, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस बीमारी का वो लंबा है। इसको में 3 दिन से लेके कोई 10वें 11वें दिन तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि लंबा है। उस दौरान हमने क्वारंटीन में ही जाना है। उसके बाद जब सिम्टम बढ़ते हैं तो सिम्टम के साथ साथ जब कफ लग गई है, बुखार हो गया है, और जब डॉक्टर साहब चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि उसके लंग्स में क्रेपिटेशंस, रोंकाई और डिफरेंट आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, उससे पहले ही स्लाइटेस्ट डाउट भी है तो फ़ौरन एक्सरे कराना चाहिए, जिसके अंदर ख़ास निशानियाँ हैं, ग्लासी अपीयरेंस एट डिफरेंट पैचेस, जिससे पता चलता है कि लंग इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं कोरोना के पेशेंट्स को कैटेगराइज करूं तो बड़ी स्ट्रेंज बात करने लगूं कि मेरे ये 2 पॉजिटिव मरीज़ आए हैं, उनमें से एक का कोरोना पॉजिटिव आया है और स्ट्रांग पॉजिटिव 3 मेथड से चेक किया गया, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं था। वेरी स्ट्रेंज। तो अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि आपके 20 to 30% वो लोग हैं जो कोरोना हो भी गया, चला भी गया, उसके ब्लड में भी आ गया, ही इज़ ए बेस्ट डोनर फॉर प्लाज्मा, और उसको कुछ भी नहीं हुआ तो एसिम्प्टोमेटिक रहा। फिर आ जाते हैं उसके जो है माइल्ड इन्फेक्शन वाले, वो ग्रुप आ जाता है जिसको हमने उसी तरह ट्रीट करना है। फिर आ जाता है सीवियर जो सख्त बीमारी वाले हैं। फिर आ जाता है वेरी क्रिटिकल जिसमें आर्गन इन्वॉल्व हैं। तो ये कैटेगराइजेशन डॉक्टर साहबान की, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह, और दूसरे डॉक्टर साहबान हैं पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो ये कैटेगराइजेशन वो करते हैं, उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। ये अस्पताल में तो सिर्फ उस मरीज़ का दाखिला स्पेशल इंटेंसिव केयर में ज़रूरी है जिनमें के निज़ाम तनफ़ुस में कुछ इरेगुलरिटी आ गई है, वो इंटेंसिव केयर में जाएंगे जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उससे पहले आपने सिर्फ क्वारंटीन में रहना है और ऑब्जर्वेशन में रहना है, और बेहतर है कि आप अपने इर्द गिर्द किसी सेहतमंद शख्स को ना आने दें। अगर आपके इसके शुरू के ही अयाम में आपको थोड़ा सा गला दर्द हुआ है, खांसी हुई या बुखार हुआ, लेकिन आप रिकवरी की तरफ जाएंगे। और क्वारंटीन का दौरानिया कितना होता है ये आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे नाज़रीन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कितने अरसे के लिए क्वारंटीन में रहें, और जब क्वारंटीन का वो दौरानिया ख़त्म हो तो क्या उन्हें फिर दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है, या सिंपल जिस तरह आपने बताया कि ब्लड की एक फ़िल्म बना लें और उसको हमारे जो एक्सपर्ट हेमेटोलॉजिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखें कि आया कोई मज़ीद किसी खून के खुलिये में वायरस के असरात आए हैं कि नहीं आए। डॉक्टर साहब, जो क्वारंटीन का पीरियड है वो कम से कम 15 दिन होना चाहिए। जब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और ये प्लाज्माइड सेल आ गए हैं, ताकि वो इन्फेक्टिव फेज़, जो पहला फेज़ है, ख़तरनाक फेज़ है, जिसमें आपकी खांसने से, जिसमें आपके सनीज़ करने से, छींक मारने से, वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें वायरल लोड ज़्यादा होता है जिस्म में, और वो वायरल लोड ज़्यादा होने की वजह से वो शख्स जो है एक बड़ा पोटेंशियल, बड़ा लीथल कैरियर हो सकता है इस वायरस का, और दूसरे सेहतमंद लोगों को लगा सकता है। जी, वायरल लोड भी होता है। उसके अलावा क्योंकि इसके ये बेजान होता है खुद, तो इसके गिर्द एक लिपिड फैट की लेयर होती है, तो ये आप फोर्सिबली इसको खुद उठ के नहीं जाता, ये कांटेक्ट से आता है। या तो डायरेक्ट आपको खांसी से आप तक पहुंच जाता है, या आपने अपना जब खांसी की है अपने ही हाथ से आपने साफ किया अपने मुंह को, और पूरी तरह शेक हैंड किया किसी से, उसी हाथ मास्क से नहीं पहना हुआ, उसी हाथ से आप टच करते हो कोई भी चीज़, आप पेन है, मोबाइल फ़ोन है, इमीडिएट आपकी टेबल की चीज़ें हैं, आपका हैंडल है, दरवाजे का हैंडल है, कार का हैंडल है, तो आपने तो वहाँ रख दिया। जो जिस पेशेंट को कोरोना है उसने तो वहाँ रख दिया। अब नेक्स्ट जो बंदा उसको टच करेगा तो उसके हाथ को लग जाता है। जब उसको हाथ को लग जाता है तो वो अपने मुंह को, आँखों को, पूरे फेस में किसी जगह हाथ लगाता है, तो वो जिस्म के अंदर चला जाता है। और जब ये कोरोना वायरस
जो कि उसके आपने देखा होगा जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें स्पाइक्स हैं। तो जब आप उस स्पाइक्स वाला कोरोना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, तो जो सांस लेने वाला सिस्टम है सारा, तो वहाँ पे वो जब जाता है ट्रेकिया और लंग्स के अंदर, तो वो लॉन्च करता है, एंडोसाइटोसिस होती है और वो स्पाइक्स के ज़रिए लॉन्च करता है और फिर उसके जिस्म के अंदर पूरा प्रोसेस है उसके साथ उसके अंदर दाखिल हो जाता है। जब दाखिल हो जाता है तो आगे से फिर जो हैं कैटेगरीज आ जाती हैं। जो पुअर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जिसमें बच्चे हैं और बहुत बूढ़े हैं, उसके अलावा इम्यूनिटी डिफाइन करनी पड़ती है। इम्यूनिटी है क्या? बंदा अगर सेहतमंद है, अगर उसकी ब्लड फिल्म्स देख चुके हैं हम, या उसका सीबीसी हो चुका है, उसको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, ना प्लेटलेट का, ना आरबीसी का, ना उसको कोई मसला है, तो फिर वो मिनिमल उसको मे बी के कोरोना कुछ भी ना के, लेकिन अगर वो बंदा अपनी बॉडी का पीएच, तजाबियत और अल्कली को नहीं देखा हुआ उसने, या डॉक्टर ने गाइड नहीं किया हुआ, या उसने अच्छे विटामिन नहीं लिए हुए, या वो वीक है, या उसके आरबीसी ख़राब हैं, कोई बीमारी पहले से लेकर चल रहा है, या वो पहले से कोई लंग की बीमारी लेकर चल रहा है, तो वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी आते हैं, तकलीफ भी होती है और वो एंड पे क्रिटिकल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ। वक्फे के बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा, हम जारी रखते हैं अपनी गुफ्तगू। ये जो कोरोना वायरस और कोविड-19 की जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक इस बीमारी पे काबू पाना मुश्किल पेश आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वैक्सीन से पहले कुछ ऐसी अद्वियात आ जाएं, जिस तरह अभी हाल ही में जो एक ड्रग है जो कि इबोला वायरस में इस्तेमाल की गई थी, जिसको रेमडेसिविर कहते हैं, उसके लिए उसको एफडीए ने हंगामी तौर पे उसको अप्रूव कर दिया इस्तेमाल करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये अद्वियात जो हैं उन मरीज़ों में जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हमारे दाखिल हो जाते हैं, जबकि उनके फेफड़े जो हैं बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं, उसके इस्तेमाल से क्या वायरस की ट्रांसमिशन और वायरस का जो लोड है वो कम हो जाएगा, ताकि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, उनमें थोड़ी सी जो है एक जो तसल्ली होगी कि जी वो उन्हें जो पीपीई इस्तेमाल करते हैं मरीज़ों के इलाज के लिए या फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो उनमें एक थोड़ा सा जो बेचैनी और इज़्तिराबी है इस बीमारी के फैलने की वो कम होगी। आप इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आपने कहा कि जो दवाइयाँ अब आ रही हैं, देखना यह है कि कोरोना के ऊपर उसकी ट्रांसमिशन जो डिफरेंट उसमें एंजाइम इन्वॉल्व हैं, ACE2 वगैरह वगैरह, उसकी ब्रेकेज, उसका लिंकेज वो ब्लॉक कर सकती हैं। गुड। दूसरा ये कि जो जितने वायरस हैं, जैसा लास्ट टाइम डेंगू भी था, तो वो ग्रो करता था ज़्यादा, उसको लॉन्चिंग में मदद मिलती थी जब उसका एटमॉस्फेयर एसिडिक था। इसीलिए आपने देखा होगा डेंगू में लोग पपीता और दूसरी चीज़ें ले रहे थे और लेमन वगैरह ले रहे थे और ऐसी चीज़ें ले रहे थे जिससे बॉडी अल्कलाइन होती थी, तो वो जल्दी जान छूट जाती थी और थोड़े से अरसे में वो ठीक हो जाते थे। उसी तरह अभी फिर ये होगा कि ऐसी दवाई जो कि अल्कलाइनर है, जो बॉडी को अल्कलाइन कर रही है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, सिस्टम को हिफाजत कर रही है, तो उसी तरह अगर हम 10 से 11 पीएच 9 10 11 8 9 10 11 पीएच रखते हैं। पीएच के मतलब हम किसी और प्रोग्राम में बताएंगे कि व्हाट इज़ पीएच। ये ऐसे ही है, तेजाबी और अल्कली अपोजिट एक दूसरे के, तो जो दवाइयाँ अल्कलाइनर होंगी वो इसका इलाज होगा। ये एक हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा कि एंटीबॉडीज़ जब किसी उस शख्स में बन जाती हैं जो कि कोविड-19 की बीमारी से रिकवर कर गया है, तो उस एंटीबॉडीज़ को हम इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई नया तरीका नहीं है जिसका कि अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी शोर मचाया कि जी उससे हमने इलाज कर लिया। ये तो काफ़ी पुराना तरीका इलाज है और इस पर किसी ने नोबल प्राइज़ भी कोई ले चुका है। तो ये बहुत एक अच्छी एक चीज़ है कि हम उस प्लाज्मा को, जिसको कन्वेलेसेंट प्लाज्मा आप कहते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट कोविड-19, जब उन मरीज़ों में हम इस्तेमाल कर लें जो कि शदीद फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला हैं। इसका एक मुख्तसर सा आप मुझे जवाब दे दें, फिर हम अगले हफ्ते फिर हम इसी टॉपिक पे
आपको तकलीफ देंगे। डॉक्टर साहब, जो माइल्ड, जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई थी आपको, माइल्ड बताई थी, फिर उसके बाद पहले एसिम्टोमेटिक जिसको कुछ नहीं था, अब माइल्ड, और जो दूसरा आ जाता है सीवियर, इन दोनों में आपका जो वैक्सीन है वो काम करेगा, वो उसकी एंटीबॉडीज उसमें होंगी, वो जाके उसको आगे से इनएक्टिव करेगा। और जो सीवियर केस है उसमें हम कन्वेलेसेंट प्लाज्मा जिसको कहते हैं कि जिसमें एंटीबॉडीज़ हासिल की हों उस शख्स से जो कि रिकवर कर चुका है कोविड-19 की बीमारी से। तो वैक्सीन तो 110 सेंटर हैं दुनिया में जो कि वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं और तकरीबन 8 ऐसे लीडिंग हैं जिन्होंने इसका ट्रायल कर लिया। मुसीबत ये है कि वो इंसानों पे उसका ट्रायल है, क्योंकि कोई वॉलंटियर रज़ा कराना तौर पे तैयार नहीं होगा जब तक कि इसकी कोई मुस्तनिद अद्वियात नहीं आएंगी कि अगर वो उसको जो है बीमारी पैदा करने के लिए हमें उसको वायरस देना पड़ेगा, और अगर उसकी अद्वियात अवेलेबल हैं तो हम उसको उस अद्वियात से ठीक कर सकेंगे। फिर वैक्सीन की एफिकेसी और सेफ्टी ट्रायल जो है हमारे रिसर्चर और साइंसदान जो हैं उसको प्रूव करके उसको मार्केट में ले आएंगे। डॉक्टर ज़फ़र शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पर्टिकुलरली दावत इसीलिए दी थी कि आपको एक एजाज़ है कि वज़ीर आज़म की वालदा के ब्लड टेस्ट आप करते रहे। उस वक्त आपकी लैबक्स लैब लाहौर में बड़ी मुस्तनिद लैब तस्वर की जाती थी, और आपका जो ब्लड का फ़िल्म बना के देखने का जो आइडिया है और एक टीचिंग और लेसन है, ये बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। डॉक्टर ज़फ़र शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोरोना वायरस से बचने के तमाम तरीके इख्तियार करें।